हेलो क्लास 12। स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंगो का चैप्टर 2, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो चलिए शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया के साथ। तो ये जो हम स्टोरीज पढ़ने वाले हैं ये हमारी ऑथर एनीस जंग की बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ली गई है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. अब इसका मतलब क्या है? एक्सट्रीम गरीबी और कुछ पुराने ट्रेडिशंस के चलते कैसे ये बच्चे एक एक्सप्लॉइटिंग लाइफ जी रहे हैं, मतलब इनकी लाइफ कितनी ज्यादा खराब है। अब इससे पहले मैं और ज्यादा डिटेल में जाऊं और स्टोरी आपको समझाऊं, हम थोड़ा टाइटल एनालिसिस कर लें। लॉस्ट स्प्रिंग। सो ये जो टाइटल है ये इंस्पायर्ड है हमारी वेदर साइकिल से। जिस तरह हमारे यहाँ वेदर साइकिल होती है, समर, ब्राइट हैप्पी डेज, देन वी मूव टू ऑटम। एक शुरुआत होती है डलनेस की एंड सब कुछ स्लो डाउन होने लगता है, एंड देन वी मूव टू विंटर, कंप्लीट डार्कनेस आ जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं एंड सब बहुत बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, घर से निकलने का मन नहीं करता। बट जब स्प्रिंग आती है ना, स्प्रिंग सीजन जब आता है ना, एक होप आती है कि एक न्यू बिगिनिंग आएगी, सब कुछ एक फ्रेश स्टार्ट आएगी लाइफ में, एंड वापस हम समर की तरफ बढ़ेंगे, हैप्पी ब्राइट डेज हमारी लाइफ में आएंगे। बट एक्चुअली जिन बच्चों की कहानी हम पढ़ने वाले हैं उनकी लाइफ तो बचपन से ही डार्कनेस में, एंड उनकी लाइफ में तो स्प्रिंग आने का कोई होप ही नहीं है, एक नई शुरुआत, फ्रेशनेस, ब्राइट डेज। नरेटर sees no hope in it. नरेटर एज वेल एज ऑथर, एक ही पर्सन जो है, उनको कोई होप नहीं दिखती। इसीलिए उन्होंने बोला कि इन बच्चों की लाइफ से स्प्रिंग सीजन ही गायब है। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उन बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया गया है यार। हाउ सैड इट इज। सो किस डेप्थ पे नरेटर ये सब फील करती है वो हमें बताएगी इन दो बच्चों की कहानी के थ्रू, साहिब आलम एंड मुकेश। पार्ट 1 एंड 2 ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग में हम फोकस करेंगे साहिब आलम की स्टोरी में। पार्ट 3 एंड 4 में आपको बताऊंगी मुकेश की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 1 विद द स्टोरी ऑफ साहिब। स्टोरी की शुरुआत होती है इस लाइन से, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो इससे हमें एक आइडिया लगता है कि साहिब आलम जो है एक गार्बेज पिकर है, एक रैक पिकर है, एंड उसके लिए लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या होता है? पैसे मिल जाना उस कूड़े के ढेर के। खैर जानते हैं साहिब आलम की लाइफ स्टोरी। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. So इनीस जंग के नेबरहुड में ही वो मिली थी इस बच्चे से, एंड जब रोजमर्रा वो इन बच्चों को देखती रही उन गार्बेज डम्प्स में कुछ ढूंढता हुआ, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इज किसी ऐसी चीज की तलाश जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। तो अक्सर ये छोटे छोटे बच्चे जो रैक पिकर्स होते हैं स्पेशली क्या करते हैं, कूड़े में कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो इनके लिए यूजफुल। तो जब नरेटर रोज इन बच्चों को वहां देखती थी, एक दिन उसने रोक के इनसे सवाल किया, स्पेशली साहिब आलम को रोक के सवाल किया कि तुम ये सब क्यों करते हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब अपना एक्चुअल घर छोड़ा उसे बहुत साल हो गए। Set amidst the green fields of Dhaka. Dhaka is the capital of Bangladesh. His home is not even a distant memory. वो इतना छोटा था जब उसके पेरेंट्स उसे यहाँ ले आए थे सीमापुरी दिल्ली में, कि उसे याद भी नहीं है कि उसका घर कैसा हुआ करता था जहाँ उसका जन्म हुआ था।
There were many storms that swept away their fields and homes. और जब भी वो अपनी माँ से पूछता था कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, कैसी थी वो जगह, तो उसकी माँ बस उतना ही बोलती थी कि बहुत सारे तूफान आए जिसकी वजह से हमारी फील्ड्स, हमारा घर सब चला गया एंड हम यहाँ आ गए. That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. तो वो सब पीछे छोड़ छाड़ के शहर में रहने आ गए, एक नई शुरुआत के लिए, अपने लिए एक सर्वाइवल के लिए. साहिब इतना ही जानता है. तो जब नरेटर ने उससे ये सवाल किया दैट व्हाई डू यू डू दिस, उसने सीधा जवाब दिया, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मैं और क्या करूं. ही मटर्स लुकिंग अवे, और वो अपना वापस काम करने लग जाता है. गो टू स्कूल, आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice may seem. स्कूल जाओ ना. आई से ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब क्या है, मैं बिना सोचे समझे, मतलब विदाउट एनी थॉट मैं उस बच्चे को, उस रैग पिकर को बोल रही हूँ स्कूल क्यों नहीं जाते तुम. एज इफ वो अफोर्ड कर सकता है स्कूल जाना, और अगर कर भी सकता है तो क्या उसकी फैमिली उसे भेजना अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि उसका स्कूल जाना मतलब एक हाथ कम जो पैसे कम के लाएगा. एंड सडनली उस ग्लिबलिश थॉट के बाद मैंने रियलाइज करा कि मैंने ये क्या और क्यों बोल दिया. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. साहिब ने कहा, मेरे घर के आसपास कोई स्कूल ही नहीं है, जब बनेगा चला जाऊंगा. एंड मजाक में ही सही, नरेटर ने एक बात बोली कि इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, मैं शुरू करूँ स्कूल, आओगे. एंड वो बच्चा कह देता है यस बिल्कुल आऊंगा. मैं उस बात को भूल गई. मैं फिलहाल अज्यूम कर लीजिए मैं ही नरेटर हूँ और मैंने ये बात मजाक में उस बच्चे को बोल दी, मैं भूल गई. मुझे नहीं लगा था कुछ सीरियस है. बट अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. अब कुछ दिन बाद उसने जैसे ही मुझे देखा वो मेरे पास आया और बोला, इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल बन गया. एंड मुझे सडनली ये रियलाइजेशन हिट हुआ कि मैंने क्या कर दिया. बट उस बच्चे का दिल मुझे नहीं तोड़ना था. मैंने उससे बोला, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में वक्त लगता है. आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट. मैंने उस बच्चे को एक ऐसा वादा कर दिया जो मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी. बट promises like mine abound in every corner of his bleak. बट मेरे जैसे ये promises ये तो उसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हो. ब्लीक वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली वेस्ट, बिल्कुल बेकार दुनिया जिसमें वो रहता है, जहाँ पॉलिटिशियंस आके उसके पेरेंट्स को प्रॉमिस करते जाते होंगे कि तुम वोट दो मैं अच्छी लाइफ तुम्हें दूँ. पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते होंगे कि थोड़ा काम और कर ले, थोड़े पैसे और कमा ले, फिर कल 2 वक्त की रोटी खिलाऊंगा. बट ऐसा नहीं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम. इतने महीने हो गए थे मुझे उससे बात करते हुए, बट मुझे उसका नाम नहीं पता था. खैर एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया. साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वो कहता है. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स. उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता था. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग. अगर उसे एक्चुअल में कभी पता चल जाए ना कि साहिब आलम का एक्चुअल मतलब होता है ब्रह्मांड का मालिक, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मुझे लगता है उसे खुद भी विश्वास नहीं. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at night. खैर उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता. वो अभी भटकता है सड़कों पे अपने दोस्तों के साथ. एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, सबके सब नंगे पांव फिरते हैं इधर से उधर. सुबह सुबह आते हैं चिड़ियाओं की तरह, इन दोपहर होते होते सब गायब. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. धीरे धीरे अब मैं एक एक को पहचानने लग गई. व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन. तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, मैंने एक से पूछा. माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स. मेरी मम्मी ने चप्पल उतार के ही नहीं दी शेल्फ से, तो मैं ऐसे ही आ गया. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match.
तो दूसरा बच्चा जो 2 अलग अलग जूते पहन के वहां आया हुआ था, वो उस बच्चे को देख के मुझे बोलता है, अगर इसकी मम्मी दे भी देती ना, ये चप्पल फेंक देता, ये पहन के नहीं आता। एंड जब मैंने कमेंट किया कि तुम खुद 2 अलग अलग जूते पहन के आए हो, वो अपने पैर शफल करने लगा एंड चुप रहा। तीसरा बच्चा उनमें से बोला, आई वॉन्ट शूज, says a third boy who's never owned a pair all his life. कि मैं चप्पल इसलिए नहीं पहनता क्योंकि मुझे शूज चाहिए। तो इन 3 बच्चों के 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स चप्पल ना पहनने के। एंड हमें देखो, traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. तो मैं बहुत घूमती फिरती हूँ, मैं बहुत लोगों को मिलती हूँ, मैं देखती हूँ ऐसे ही गलियों में फिरते बच्चों को, अक्सर मैं उन्हें नंगे पांव पाती हूँ, शहरों में या गांव की गलियों में। ये पैसे की कमी नहीं है, ये तो इन गरीबों का ट्रेडिशन है नंगे पांव रहने। एक एक्सप्लेनेशन ये कहती है, मतलब वो इतना ज्यादा ऑब्जॉर्व कर चुके हैं अपनी इस गरीबी को कि नंगे पांव रहना has become the norm for them। ये नॉर्मली तो है, सभी नंगे पांव घूमते हैं, तो तुम भी घूमो। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of and मैं सोचती हूँ क्या ये सिर्फ एक बहाना है जो ये अपने आप को देते हैं। एक perpetual state is something that has been going on and on and on। एक चीज जो सालों से चलती आ रही है, तो क्या नंगे पांव रहना और बच्चों को ये कहना कि ये एक ट्रेडिशन है सिर्फ एक एक्सक्यूज है अपनी उस गरीबी को छुपाने का। ये रियलाइजेशन उन बच्चों को ना होने का कि वो इतने गरीब है कि वो एक बेसिक फुटवेयर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सच इज देयर लाइफ, इतनी मिजरेबल, इतनी परेशान, इतनी खराब लाइफ वो जी रहे। आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तो मेरे को ये सब देखकर, इन बच्चों से बात कर कर एक कहानी याद आई। एक कहानी जो मुझे एक आदमी ने सुनाई थी, वो उडुपी का हुआ करता था। हम साथ में शायद एक ट्रेन जर्नी में थे और उसने मुझे ये बात बताई थी कि एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू द स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट। जब वो छोटा था वो आदमी, वो स्कूल जब जाता था मंदिर के आगे से, वहां उसके फादर पंडित हुआ करते थे। वो रोज मंदिर के आगे रुकता था एंड प्रे करता था भगवान से कि भगवान प्लीज मुझे एक पैर शूज दिला दो। तो वो पंडित जी का बेटा रोज भगवान से प्रार्थना करता जाता था कि प्लीज मुझे एक पैर शूज दिला दो। 30 साल बाद आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल which was now drowned in an air of desolation। तो उडुपी के उस आदमी की कहानी मुझे याद थी। एंड 30 साल बाद, मतलब जब वो छोटा था उस दिन से 30 साल बाद मुझे मौका मिला उस गांव जाने का जहां वो रहा करता था। तो 30 साल बाद जब मैं उसके गांव गई एंड मैं उसी मंदिर में गई जिसकी कहानी उसने मुझे सुनाई थी, मैंने बस ये रियलाइज करा कि वहां आसपास कुछ भी नहीं है, सुनसान सा इलाका है, धूल मिट्टी पत्थर है, बहुत बैकवर्ड एरिया है। खैर उस मंदिर के बैकयार्ड में वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, एक नया पंडित आ गया था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब वहां चारपाई वगैरह नहीं, कारपेट्स वगैरह नहीं, रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक की कुर्सी थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed। उस शायद नए पंडित का बेटा ग्रे कलर के यूनिफॉर्म और सॉक्स और शूज पहना, शायद स्कूल से लौटा था, उसने बैग एक तरफ फेंका, शूज एक तरफ। उस बच्चे को देख के आई रिमेम्बर्ड the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। उस बच्चे को देख के मुझे उस आदमी की याद आई जिसने मुझे बताया था कि कैसे वो रोज भगवान से प्रे करता था कि मुझे एक पेयर शूज मिल जाए, और जिस दिन मिल गए उसने भगवान को जाके थैंक यू बोला और कहा कि लेट मी नेवर लूज, कि भगवान मैं कभी इन शूज को खोऊंगी। और भगवान ने उनकी सुन ली।
यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज। अब हर पंडित के बच्चे के पास शूज हैं, हर पंडित के बेटे के पैरों में जूते हैं। उन बच्चों को भगवान को प्रे नहीं करना पड़ता कि शूज दिला दो, क्योंकि उस आदमी की प्रेयर भगवान ने सुन ली और हर पंडित के बेटे के पैर में अब जूते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, वो आज भी शूलेस है। वो आज भी एक बेसिक नेसेसिटी जैसे कि शूज उनके लिए एक लग्जरी। तो पता नहीं भगवान उनकी कब सुने। सो इस पार्ट में हमने जाना कि कैसे साहिब आलम और उसके जैसे औरों की सिचुएशन कितनी डेस्परेट है, एंड बचपन से ही वो एक लाइफ ऑफ स्ट्रगल जी रहे हैं। क्या कुछ ऐसा होगा कि उसकी लाइफ बदलेगी या नरेटर उसकी लाइफ में कोई बदलाव ला पाएगी, ये सब हम देखेंगे इसी लेसन के पार्ट 2 में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। I'll see you in the next video. Bye bye.